चैप्टर 11 द फर्स्ट क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन। एक स्टार टावर के एक लेवल के अंदर एक विशाल और अनंत जगह थी जिसमें लुओ फंग क्रॉस लेग बैठा हुआ था। उसकी बॉडी बड़ा होने लगी, बड़ा और भी बड़ा। एक पल में लुओ फंग, जो एक सामान्य ट्रू गॉड की हाइट का था, इतना बड़ा हो गया कि उसके केव मैंशन के बाहर जो माउंटेन रेंज थी, जो 100,000 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची थी, वो उसकी छोटी उंगली के सामने भी छोटी लगने लगी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट का समय और स्थान बहुत स्थिर और दबावपूर्ण है। यहाँ ट्रू गॉड्स सामान्यतः एक ब्लेड के बराबर होते हैं। अब अपना ट्रू फॉर्म दिखाते हुए मेरी हाइट सिर्फ 1.2 मिलियन किलोमीटर्स है। लुओ फंग अपने विशाल ट्रू बॉडी को देखते हुए बोला, ओरिजिन कॉन्टिनेंट का दबाव सच में बहुत ताकतवर है। अगर मैं ओरिजिनल यूनिवर्स के आसपास होता तो मेरी डिवाइन बॉडी और भी बड़ी होती। समय के बहाव और स्थान के दबाव अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी भिन्न होते हैं। ओरिजिनल यूनिवर्स क्षेत्र में ट्रू गॉड्स काफ़ी बड़ी बॉडी रखते हैं। मैं ट्रू गॉड से अटर्नल ट्रू गॉड बन गया एक छोटी अवधि में। मेरी परफेक्ट डिवाइन बॉडी अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंची है, लुओ फंग सोच रहा था। उसका स्मॉल यूनिवर्स लगातार कैओटिक एयरफ्लो को अवशोषित करके डिवाइन पावर में बदलता जा रहा था, जो उसकी डिवाइन बॉडी की वृद्धि को समर्थन दे रहा था। हर पल वह और अधिक बड़ा हो रहा था। 1.2 मिलियन किलोमीटर्स की हाइट सिर्फ एक विकासात्मक चरण थी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लंबे समय के दौरान इन्फिनिट डिवाइन बॉडीज वाले कई लोग आए हैं। लुओ फंग के पास इन्फिनिट डिवाइन बॉडी के बारे में काफ़ी जानकारी थी। ब्रोकन ईस्टर्न रिवर वंश के पहले 2 सदस्यों के पास भी इन्फिनिट डिवाइन बॉडी थी। लुओ फंग को अटर्नल ट्रू गॉड स्टेज पर परफेक्ट डिवाइन बॉडी की अंतिम ऊंचाई का अंदाजा नहीं था, क्योंकि इस बारे में कोई मिसाल नहीं थी। लेकिन उसे इन्फिनिट डिवाइन बॉडी की ऊंचाई पता थी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर अगर कोई एटर्नल ट्रू गॉड स्तर पर इन्फिनिट डिवाइन बॉडी रखता है तो वह 3.6 बिलियन किलोमीटर्स तक ऊंचा हो सकता है, लुओ फंग ने सोचा। और अगर मेरी परफेक्ट डिवाइन बॉडी की वृद्धि सीमा देखी जाए तो वह इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। अभी सब कुछ धीरे धीरे करते हैं। लुओ फंग क्रॉस लेग बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और केओस फोर्स डायग्राम को स्टडी करना शुरू कर दिया। परफेक्ट डिवाइन बॉडी होने के बाद लुओ फंग स्वाभाविक रूप से अपने फ़ायदे का अधिकतम उपयोग करना चाहता था। जो विशाल इनहेरिटेंस उसे मिला था उसमें से उसने ध्यानपूर्वक एक बॉडी रिफाइनमेंट सीक्रेट टेक्निक चुनी, केओस फोर्स डायग्राम। एक डिवाइन बॉडी को एक सीक्रेट ट्रेजर वेपन की तरह रिफाइन करना, एक ऐसा वेपन जो सिर्फ 100 किलोमीटर्स का हो बनाम एक जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का हो। भले ही रिफाइनिंग प्रिंसिपल समान हो, लेकिन ताकत में अंतर आसमान ज़मीन का होता है। लुओ फंग इस बॉडी रिफाइनमेंट सीक्रेट टेक्निक को बड़े ध्यान से स्टडी कर रहा था। केओस फोर्स डायग्राम एक साधारण केओस लेवल बॉडी रिफाइनमेंट मेथड लगती थी, लेकिन यह उन लोगों के लिए बेहद उपयुक्त थी जिनकी डिवाइन बॉडीज काफ़ी बड़ी होती थीं। इस विधि के कुल 6 स्तर थे। पहले 3 स्तर अटर्नल स्टेज के लिए थे और अंतिम 3 स्तर केओस स्टेज के लिए थे। केओस फोर्स डायग्राम का पहला स्तर, फाउंडेशन बिल्डिंग। ये सोचते ही लुओ फंग ने कुछ रिफाइनिंग मटीरियल्स ले लिए और सीक्रेट मेथड का उपयोग करके उन्हें पिघलाना शुरू कर दिया। लुओ फंग की परफेक्ट डिवाइन पावर इतनी मजबूत थी कि उसके लिए मटीरियल्स पिघलाना काफ़ी आसान था। लेकिन भले ही समझ हो, रिफाइनिंग टेक्निक्स हमेशा रिपीटेड ट्रायल्स मांगती हैं। टूल्स रिफाइन करना आसान काम नहीं है, और अटर्नल ट्रू गॉड लेवल वेपन्स को रिफाइन करना तो और भी मुश्किल है। लुओ फंग सीक्रेट मेथड में दी गई रिफाइनिंग टेक्निक्स सीख रहा था और स्वाभाविक रूप से उस प्रक्रिया में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मटीरियल की प्रॉपर्टीज़, मटीरियल कॉम्बिनेशंस, अरे इंस्क्रिप्शंस और अलग अलग एरेज को कैसे कंबाइन करना है। लुओ फंग एक समस्या को समझता और हल करता गया। शुक्र है मैं लॉस को समझने के जरिए अटर्नल ट्रू गॉड बना हूं और लॉस की एसेंस को पूरी तरह कॉम्प्रहेंड कर पाया हूं। रिफाइनिंग सीक्रेट मेथड सीखते वक्त लुओ फंग सोच रहा था, जो अटर्नल ट्रू गॉड ब्लडलाइन कल्टिवेशन के जरिए बनते हैं उन्हें कैसे करना है पता होता है, लेकिन क्यों करते हैं नहीं समझते। लॉस की एसेंस को समझे बिना रिफाइनिंग सीक्रेट मेथड सीखना उनके लिए और भी मुश्किल होता है। हकीकत यह है कि कोई भी टॉप नॉच सीक्रेट मेथड इतनी आसानी से मास्टर नहीं होती। अगर किसी के पास सीक्रेट मेथड हो भी तो इसका मास्टरी गारंटी नहीं होता। कल्टिवेशन का रास्ता जितना आगे बढ़ता है उतना ही मुश्किल होता जाता है। सिर्फ वही लोग जो लॉस की एसेंस को समझते हैं और एक मजबूत नींव बनाते हैं, उनके डिवाइन किंग्स तक पहुंचने के चांस होते हैं। टाइम बीत रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ओरिजिन कॉन्टिनेंट का एक दिन लगभग ओरिजिनल यूनिवर्स के 1 साल के बराबर था। और क्योंकि ओरिजिनल यूनिवर्स का टाइम फ्लो ज़्यादा तेज है, ओरिजिन कॉन्टिनेंट का 1 सेकंड वहाँ 10,081 सेकंड्स के बराबर होता है। इसका मतलब ओरिजिन कॉन्टिनेंट का एक दिन ओरिजिनल यूनिवर्स के पूरे 10,081 ईयर्स यानी एक ईपॉक के बराबर है। इसी बीच लुओ फंग का स्मॉल यूनिवर्स, जो 100 बिलियन लाइट ईयर्स का डायमीटर रखता था, लगातार कैओटिक एयरफ्लो को अब्जॉर्ब कर रहा था और डिवाइन पावर में कंडेंस करके लुओ फंग के ट्रू गॉड हार्ट को कनेक्ट कर रहा था, जो उसकी डिवाइन बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करता था।
स्टार टावर के अंदर लुओ फंग, जो अभी 1.2 मिलियन किलोमीटर्स लंबा था, धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था। 1.3 मिलियन किलोमीटर्स, 1.4 मिलियन किलोमीटर्स, 2 मिलियन किलोमीटर्स, 3 मिलियन किलोमीटर्स। जैसे जैसे लुओ फंग की ऊंचाई बढ़ती गई, डिवाइन पावर की ज़रूरत भी बढ़ने लगी और ग्रोथ रेट धीमी हो गई। केओस फोर्स डायग्राम के रिसर्च में डूबा हुआ लुओ फंग ने समय का ध्यान ही खो दिया। हाँ, अलग अलग फील्ड्स काफ़ी अलग होते हैं। अच्छा हुआ कि मेरी लॉस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी गहरी है। और लकीली ये तो सिर्फ केओस फोर्स डायग्राम का पहला लेवल है, फाउंडेशन बिल्डिंग। आखिरकार मैंने इसे समझ लिया। लुओ फंग ने जोर से हंसी मारी। अरे, लुओ फंग ने अपनी ऊंचाई नोटिस की, पहले ही 1 मिलियन किलोमीटर्स लंबा। यह ऊंचाई लुओ फंग के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो जानकारी उसके पास थी उसके अनुसार इन्फिनिट डिवाइन बॉडी एटर्नल ट्रू गॉड स्टेज पर 3.6 बिलियन किलोमीटर्स तक पहुंच सकती थी। मेरी डिवाइन बॉडी अभी भी बढ़ रही है। सबसे अच्छा समय रिफाइनिंग करने का तब होगा जब ये पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होगी, लुओ फंग ने सोचा। अगर बॉडी बढ़ते समय रिफाइनिंग की गई तो काफ़ी मटेरियल्स वेस्ट हो सकते हैं। अब कुछ और सीक्रेट मेथड्स कॉम्प्रहेंड करते हैं। लुओ फंग कल्टिवेशन के ऑब्सेशन में घुस गया था। एटर्नल ट्रू गॉड बनने के बाद स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा थी कि वह हर एस्पेक्ट में अपने आप को अपग्रेड करे। ये कांस्टेंट ग्रोथ काफ़ी फैसिनेटिंग लग रही थी। 9 ब्लेड्स ऑफ ब्रेकिंग द रेल्म, ल्यूयुआन टेक्निक, डिस्ट्रक्शन, डोंगवा, 9 स्पेक्टर रेल्म, क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन स्टेट में लुओ फंग पूरी तरह से इमर्स था। वह केओस रूइंस के पास केओटिक लॉज के मैनिफेस्टेशंस को भी महसूस कर रहा था, उन्हें ऑब्जर्व करते हुए अलग अलग सीक्रेट मेथड्स का स्टडी कर रहा था। इस प्रक्रिया में कई इंसाइट्स उसके माइंड में सर्च कर रहे थे। डिफरेंट सीक्रेट मेथड्स का कलिजन और लुओ फंग का एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट स्वाभाविक रूप से रैपिड प्रोग्रेस ला रहा था। ओरिजिनल यूनिवर्स क्षेत्र में एटर्नल ट्रू गॉड तक कल्टिवेट करना, परफेक्ट डिवाइन बॉडी डेवलप करना और केओस के पिनेकल तक विल पावर में पहुंचना, लुओ फंग का टैलेंट अनडिनाएबल था। कल्टिवेशन में पूरी तरह इमर्स्ड, समय आगे बढ़ता गया। जब लुओ फंग ने कई सीक्रेट मेथड्स में सिग्निफिकेंट इंसाइट्स पा लिए, एक दिन उसका मजेस्टिक डिवाइन बॉडी, जो लगातार बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। बस डिस्टेंट ओरिजिनल यूनिवर्स क्षेत्र में लुओ फंग के स्मॉल यूनिवर्स ने, जो अब तक केओटिक एयरफ्लो को अपनी सीमा तक अब्जॉर्ब कर रहा था, अचानक धीमा होना शुरू कर दिया। लुओ फंग की डिवाइन बॉडी थोड़ी सी ट्रेम्बल हुई और उसने अपनी कल्टिवेशन रोक दी। क्या मेरी डिवाइन बॉडी बढ़ना बंद हो गई? लुओ फंग ने महसूस किया कि नए डिवाइन पावर का अक्यूमुलेशन उसके ट्रू गॉड हार्ट में हो रहा था, लेकिन वह अब उसकी डिवाइन बॉडी को और बढ़ा नहीं पा रहा था। फाइनली मेरी डिवाइन बॉडी एटर्नल ट्रू गॉड स्टेज के लिमिट तक पहुंच चुकी है। बिना पता चले मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर 1.2 बिलियन डेज, यानी एक ईपॉक से ज़्यादा समय गुजार चुका हूं, लुओ फंग ने सोचा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर एक ईपॉक 1 बिलियन डेज का होता है, और लुओ फंग क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन में एक ईपॉक से थोड़ी ज़्यादा समय तक रहा, जबकि ओरिजिनल यूनिवर्स क्षेत्र में 12 बिलियन ईपॉक्स निकल चुके थे। इतने लंबे समय तक स्मॉल यूनिवर्स ने ऊर्जा को अब्जॉर्ब करते हुए लुओ फंग की डिवाइन बॉडी को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था। मेरी मौजूदा डिवाइन बॉडी हाइट, एक स्लाइड सेंस के साथ लुओ फंग ने अपनी ऊंचाई को जाना, अब 18 बिलियन किलोमीटर्स तक बढ़ चुकी है। ये इन्फिनिट डिवाइन बॉडी के 3.6 बिलियन किलोमीटर्स के लिमिट से 5x ज़्यादा है। ऊंचाई तो 5 गुना थी, लेकिन डिवाइन पावर की वास्टनेस 100x से भी ज़्यादा थी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टाइम और स्पेस के एनवायरनमेंट में मेरी ऊंचाई 18 बिलियन किलोमीटर्स तक पहुंच गई है। ये यांग सिटी की दीवारों से भी ज़्यादा ऊंची है, जो मेरी नी के आसपास तक की ऊंचाई है, लुओ फंग ने सोचा। इतनी विशाल डिवाइन बॉडी के साथ वो केओस ओवरलॉर्ड्स भी, जिनके पास इन्फिनिट डिवाइन बॉडीज़ नहीं हैं, मुझसे बड़े नहीं हैं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो लोग ब्लड लाइन के जरिए केओस ओवरलॉर्ड बनते हैं, विशेष ब्लड लाइन्स और पावरफुल सीक्रेट मेथड्स के साथ भी, उनकी ऊंचाई 100 बिलियन किलोमीटर्स को एक्सीड नहीं करती। लेकिन डिवाइन पावर की क्वालिटी, केओटिक लॉस की अंडरस्टैंडिंग, वेपन्स और ट्रेजर्स के टर्म्स में वो केओस ओवरलॉर्ड्स अभी भी लुओ फंग से काफ़ी ज़्यादा सुपेरियर थे। इवन विल पावर सीक्रेट टेक्निक्स के टर्म्स में भी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर जो विल पावर सीक्रेट टेक्निक्स रेयर हैं, वो केओस ओवरलॉर्ड्स के लिए काफ़ी आसानी से एक्सेसिबल होती हैं। हाँ, उनकी विल पावर टेक्निक्स शायद ल्यूयुआन टेक्निक जितनी प्रोफाउंड ना हो, लेकिन उनके पास कई तरह के एप्लीकेशन स्किल्स होते हैं। केओस स्टेज तक पहुंचने वाले लोग अपनी विल पावर को इतने लंबे समय तक होने करते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। विल पावर सीक्रेट टेक्निक्स के साथ लुओ फंग को ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ विल पावर से उन्हें सीरियसली इंजर करना बहुत मुश्किल है। इन सभी एस्पेक्ट्स में मेरे और केओस ओवरलॉर्ड्स के बीच अभी भी एक सिग्निफिकेंट गैप है। लुओ फंग ने अपनी 18 बिलियन किलोमीटर टॉल डिवाइन बॉडी में भरपूर डिवाइन पावर को महसूस किया। अब जब मेरी डिवाइन बॉडी अपनी लिमिट तक ग्रो कर चुकी है, मैं अब कॉम्प्रहेंसिव बॉडी रिफाइनमेंट शुरू कर सकता हूँ। एक सोच के साथ स्टार टावर में स्टोर्ड वास्ट मटेरियल्स बाहर आने लगे।
लुओ फंग ने मटेरियल्स को स्किलफुली मेल्ट करना शुरू किया, प्रोपोर्शंस को परफेक्टली कंट्रोल करते हुए उन्हें अपनी डिवाइन बॉडी के हर पार्ट में ग्रेजुअली इंटीग्रेट कर दिया। वो केओस फोर्स डायग्राम के फर्स्ट लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग के हर स्टेप से अच्छी तरह फेमिलियर था। पहले उसने स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इस वजह से फुल स्केल बॉडी रिफाइनमेंट स्मूथली चल रहा था। दिन गुजरते गए। 18 बिलियन किलोमीटर्स टॉल सीक्रेट ट्रेजर रिफाइन करना, चाहे सभी स्टेप्स क्लियर हो, एक बहुत ही टीडियस काम था। अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ लुओ फंग हर अरे को बिल्कुल मटिकुलसली इंस्क्राइब करता गया, बिना किसी एरर के। और आखिर 300 जोर डेज के बाद उसने केओस फोर्स डायग्राम का फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया। फाइनली मैंने फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया। लुओ फंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। जो रिफाइनिंग मटेरियल्स मैंने 100,000 कॉस्मोस सैंड में खरीदे थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। लुओ फंग थोड़ा रिग्रेट करते हुए सोचा, सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग में इतने सारे मटेरियल्स लग गए। उस मोमेंट पर लुओ फंग को यह भी रियलाइज हुआ कि इतनी बड़ी डिवाइन बॉडी होने का एक बड़ा ड्रॉबैक है, रिफाइनिंग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा था कि 100,000 कॉस्मोस सैंड काफ़ी होगा, लेकिन ये तो सिर्फ सबसे सिंपल फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के लिए बेली इनफ था। अब जो सेकंड और थर्ड लेवल्स हैं, जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मटेरियल कंज्यूमिंग हैं, उनके लिए कितना कॉस्मोस सैंड लगेगा? 1 मिलियन, 2 मिलियन। लुओ फंग प्रेशर महसूस कर रहा था। ये समझना ज़रूरी है कि इवन कोई लाइक ब्लैक डॉमर के पास भी सिर्फ 10,000 कॉस्मोस सैंड वर्थ का ट्रेजर होता है। इस बार तो लुओ फंग लकी था कि उसके पास हेवनली ट्रेजर, ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर की वेल्थ थी, जो फर्स्ट लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए काफ़ी रही। लुओ फंग ने इंटरनली अपनी डिवाइन बॉडी ऑब्जर्व की। इस मैसिव 18 बिलियन किलोमीटर्स टॉल डिवाइन बॉडी के अंदर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ अब एक सीक्रेट ट्रेजर स्ट्रक्चर भी था, जिसमें इंट्रिकेट सीक्रेट पैटर्न्स हर एक ब्लड ड्रॉप को पेनिट्रेट करते और हर बोन में डीपली एम्बेड हो चुकी थी। कॉस्ट हाई है, लेकिन इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है। लुओ फंग खुश था, अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन को एंड कर दूं। एक थॉट के साथ उसने स्टार टावर को वापस रखा और अंडरग्राउंड पैलेस का सीलिंग अरे एक्टिवेट किया। रंबल, अंडरग्राउंड पैलेस का पैसेज खुला और लुओ फंग बाहर निकलते ही अपने केव मैंशन में पहुंच गया। रात का समय था, ठंडी हवाएं तेज गति से चल रही थीं और पूरा केव मैंशन बिल्कुल शांत था। मोरोसा अंदर नहीं था। एक ईपॉक से थोड़ा ज़्यादा टाइम तक क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन में रहना अटर्नल ट्रू गॉड के लिए काफ़ी शॉर्ट पीरियड माना जाता है, लुओ फंग ने सोचा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर अपनी अराइवल के बाद जो पहला बैटल हुआ था, उसमें क्लोज कॉम्बैट में वह बिल्कुल क्रश हो गया था। तभी उसने अपने शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन का डिसीजन लिया था। एक ईपॉक से थोड़े ज़्यादा समय में लुओ फंग ने काफ़ी एरियाज़ में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए थे। तू जल्दी वापस आ गया। लुओ फंग ने ऊपर देखा, अपनी सोल सर्विट्यूड के जरिए महसूस किया कि जैसे ही उसने अपनी क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन एंड की, मोरोसा तुरंत वापस आ गया। एक काला स्ट्रीम ऑफ लाइट केव मैंशन के अंदर आया। वो मोरोसा था, एक हाथ में बड़ा सा वाइन जार और दूसरे हाथ में एक बड़ा रोस्टेड मीट का टुकड़ा लिए हुए। दूर से ही मोरोसा एक्साइटेडली चिल्ला रहा था, मास्टर, मास्टर, आप फाइनली क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन से बाहर आ गए। मैं तो वेट करके परेशान हो गया था।